हेलो एंड नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी एक्यूज प्लेटफॉर्म। और आज का जो टॉपिक है वो ये है वेरियस सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आसान भाषा में ट्रिक्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो इस क्लास की जो पीडीएफ की जो लेक्चर होगी, इस क्लास का जो पीडीएफ होगा मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मिलेगा, जुड़ जाइएगा। यहाँ पर इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इस वक्त स्टडी एक्यू पीसीएस पर ग्रेट लर्निंग डे सेल चल रही है, तो यदि आप मेरा कोड RS लाइव इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्टडी IQ PCS के संकल्प बैचेस मात्र 9,999 रुपए में मिल जाएंगे। तो ये ऑफर सिर्फ 31 अगस्त तक ही वैलिड है, तो इसको जल्द से जल्द अवेल करिए। इससे सस्ता अफोर्डेबल प्राइस में इस तरह का बैच आपको नहीं मिलेगा, तो इस सेल का जरूर फायदा उठाए यूजिंग माई कोड RS लाइव। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। कौन कौन से देशों से, कौन कौन से एक्ट से हमारा जो संविधान है वो बना है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बोला जाता है कि जो स्ट्रक्चर है, जो फिलॉसफी है, वो कहीं ना कहीं हमारे संविधान की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से इंस्पायर्ड है। तो ये एक प्रॉपर मैंने आपको लिख के बताया, बट मैं आपको ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा आसान भाषा में माइंड मैप जो होता है ना, उसके तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से कौन कौन सी प्रोविजंस प्रावधान है। सबसे पहले तो आपका इमरजेंसी प्रोविजंस, जो कि अभी आप 3 इमरजेंसीज देखते हैं, वो प्रोविजंस आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से है। ऑफिस ऑफ गवर्नर भी आपका 1935 के एक्ट से आपका इंस्पायर्ड है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, जो भारत में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से रन होगा, वो भी आपका GOI 1935 से इंस्पायर्ड है। जुडिशरी, जो हमारी जुडिशरी है, वो भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से ही इंस्पायर्ड है। और फिर पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंस स्टेट में जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से इंस्पायर्ड है। क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं अनदर इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या इंस्पायर्ड है इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो ये आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे पहले आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। अब अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने एक्वायर वहां से किया है, तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर भी आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से होगा। साथ ही साथ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रिविलेजेस मिलते हैं, जैसे वो जो स्टेटमेंट कहते हैं पार्लियामेंट में, उसके अगेंस्ट उनको जेल या कुछ ऐसी सजा नहीं या समन नहीं किया जा सकता। तो ये सारे जो प्रिविलेजेस हैं वो भी आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अब याद कैसे करेंगे, आपको ये याद रखना है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। तो अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम इंस्पायर्ड है तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर भी वहीं से होगा, साथ ही साथ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी वहीं से होगा। एंड जो स्पीकर देखते हैं, लोकसभा का जो स्पीकर का ऑफिस है, वो भी आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही है। साथ ही साथ कानून की नजरों में सब बराबर है, रूल ऑफ लॉ, लॉ से कोई बड़ा नहीं है, ये भी आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। एंड साथ ही साथ भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। यहां पे हर भारतीय के पास भारतीय नागरिकता, ऐसा नहीं कि मेरे पास यूपी की सिटीजनशिप है और फिर मेरे पास इंडिया की सिटीजनशिप भी है, जो यूएस में होता है। यूएस में डबल सिटीजनशिप है, लेकिन भारत में सभी के पास, सभी लोगों के पास एक सिटीजनशिप है, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि भाईचारा बढ़े, ब्रदरहुड बढ़े। क्यों? क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, तब उस वक्त ब्रूटल कम्युनल वायलेंस हो रहे थे और पार्टीशन हो रहा था। तो इसी वजह से सिंगल सिटीजनशिप रखा गया था, ताकि पार्टीशन के बाद कभी भी इस तरीके के डिफरेंसेस आपस में नहीं आए। क्लियर हो गया। उसके बाद यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यूएस की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ट्रू फेडरेशन बोला जाता है। तो इसी वजह से जो हमारा जो भारत एक फेडरल कंट्री है, वो इंस्पायर्ड है यूएसए से। लेकिन हमने सिर्फ फेडरलिज्म यूएसए से लिया, फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म हमने यूएसए से नहीं लिया है, वो कनाडा का है, जो कि मैं आगे बताऊंगा। तो इसको याद रखिएगा, फेडरलिज्म, लेकिन किस तरीके का फेडरलिज्म होगा वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से नहीं है, वो कनाडा से। क्लियर हो गया। तो फेडरलिज्म, उसके बाद प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल की जो फिलॉसफी है वो भी आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इंस्पायर्ड है। फंडामेंटल राइट्स, सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स भी आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। फिर सेपरेशन ऑफ पावर, किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में पावर बटेंगी, 2 पावर स्टेशन। ऑब्वियसली बात है, अगर फेडरलिज्म यूएस से है तो सेपरेशन ऑफ पावर भी आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही रहेगा। जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है वो भी आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही इंस्पायर्ड है। फिर आपका जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, ये भी आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि एक तो रूल ऑफ लॉ हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, एक्वायर किया, इंस्पायर्ड है। साथ ही साथ अगर हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जो बराबर हैं उन्हीं को बराबर किया जाए। ऐसा नहीं कि 2 अनइक्वल्स को हम एक साथ नहीं इक्वल ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इक्वल्स हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, जो इक्वल अनइक्वल है। ठीक है, मतलब जो इक्वल्स हैं वो आपके अनइक्वल्स के साथ नहीं इक्वल समझे जाएंगे। समझ में आ गया। अगर मैं रिच हूं तो जो मेरी जो कैपेसिटी है,
मेरे अकॉर्डिंग, मेरे कंपेयर का जो बंदा हो गया, बंदी होगी, उसी के साथ मेरे को इक्वल रखा जाएगा। समझ में आ गया? तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ दोनों अलग अलग है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि भारत एक अनइक्वल सोसाइटी है। तो इक्वालिटी लाने के लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। फिर बढ़ते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। तो कनाडा में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म है, अगर हम अपने फेडरलिज्म की बात करें, हमारा जो फेडरलिज्म है ये क्वासी फेडरलिज्म है, ठीक है। ये आपका क्या है, जस्ट अ सेकेंड, जो हमारा फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म है ये आपका क्वासी फेडरलिज्म है, यानी कि जो सेंटर गवर्नमेंट है उसके पास थोड़ी सी ज्यादा पावर रखी गई है, इसी वजह से ट्रू फेडरलिज्म नहीं बोला जाता है, क्वासी फेडरलिज्म भारत को बोला जाता है। तो फेडरलिज्म हमने यूएस से एक्वायर किया, लेकिन किस तरीके का फेडरलिज्म होगा वो कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। फिर रेसिड्यूरी पावर्स, रेसिड्यूरी पावर्स एक बार आपका स्टेट लिस्ट हो गया, कंकरेंट लिस्ट हो गया, यूनियन लिस्ट हो गया, उसके बाद जो लॉज बचते हैं, ठीक है, जो सब्जेक्ट बचते हैं वो रेसिड्यूरी लिस्ट पर जाता है। उस रेसिड्यूरी लिस्ट पर कानून बनाने का जो प्रावधान है वो कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। कमेंट्स मुझे बताइएगा कि रेसिड्यूरी पावर्स किसके पास है। फिर एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकता है, ये आपका कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को ये बाइंडिंग नहीं होती है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बाइंडिंग नहीं होती है। ऐसा नहीं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दे दी प्रेसिडेंट को ये मानना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को, नहीं, बाइंडिंग नहीं होती है। फिर जो आपका गवर्नर का ऑफिस है वो आपका इंस्पायर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, लेकिन उस गवर्नर को अपॉइंट किया जाए, कैसे किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ये आपका कहां से इंस्पायर्ड है, ये आपका कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। क्लियर हो गया? फिर आयरिश की तरफ चलते हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में दो इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपीस, ठीक है, डायरेक्टिव पॉलिसीज ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर राज्यसभा के मेंबर्स नॉमिनेट कैसे होंगे, इसका प्रोविजन भी आपका आयरलैंड के या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। फिर ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें तीन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। कंकरेंट लिस्ट में आप सबको पता है कि यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। फिर जब भी ऑर्डिनरी लॉ पर कोई ब्लॉकेड आ जाता, फंस जाता है मामला, तो उसके बाद जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है दोनों हाउसेस की। तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन भी आपका ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। एंड फिर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, भारत में कोई भी व्यक्ति के पास फ्रीडम है कि वो ट्रेड कर सकता है, कॉमर्स कर सकता है, ये प्रोविजन आपका ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। फिर अगर हम जर्मनी की बात करें तो इसमें आपका जब भी इमरजेंसी लागू होती है तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए जाएंगे। ये कहां से, ये आपका जर्मनी से। आपको बस इससे याद रखना है कि हिटलर कहां का था, हिटलर जर्मनी का था। ऑब्वियस बात है, हिटलर जब इमरजेंसी लागू करेगा तो क्या फंडामेंटल राइट्स को रहने देगा? नहीं, वो सस्पेंड कर देगा। तो आपको ऐसे याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के दौरान बंद हो जाएंगे, सस्पेंड कर दी जाएंगे। ये कहां से लिया गया? जर्मनी से। कैसे लिया गया? क्योंकि जर्मनी में ही सबसे बड़ा हिटलर था, सबसे बड़ा डिक्टेटर था कौन? हिटलर। क्लियर हो गया? इस तरीके से याद करेंगे आप थोड़ा थोड़ा। फिर रशिया की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो सोवियत, अब उस टाइम सोवियत था, अब रशिया हो गया। एंड जो आइडियल्स ऑफ जस्टिस हैं, यानी कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, ये भी आपका रशिया से इंस्पायर्ड है। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक आपके डीपीएसपीज फुलफिल करते हैं, पॉलिटिकल आपका फंडामेंटल राइट। क्लियर हो गया? फिर साउथ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारा जो संविधान है वो आर्टिकल 368 से अमेंड होता है। ठीक है, आर्टिकल 368 के जरिए अमेंड होता है। ये प्रोसीजर कहां से अपनाया गया है? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। साथ ही साथ राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट कैसे होंगे, ये भी आपका साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। जो लास्ट है वो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन है। जो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है, दो तरह के प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, ये आपका जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से, दूसरा है आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये कहां से है? ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। क्लियर हो गया? तो ये था आपका वेरियस सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की एक इंटरेस्टिंग इंटरेक्टिव क्लास। बहुत ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन में थी, कोशिश थी कि 10-12 मिनट में आपका कंप्लीट करा दें। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा, यहीं पर मैं आपकी इस क्लास की PDF शेयर कर दूंगा, और मेरा कोड इस्तेमाल करके आप बैचेस में एनरोल हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त प्राइजेस 9,999 रुपए में ही मिल रहा है। तो बहुत अच्छा ऑफर है, इसको जल्द से जल्द आप अप्लाई करिए और अपने पैसे बचाइए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगी तो उसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।